सर सफलता की बात तो ऐसी है कि किसी भी सत्ता में कोई भी डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ तो सत्ता परिवर्तन के बाद पता चलती है। सर कांग्रेस जब थी, कांग्रेस के घोटाले जितने भी थे, बड़े बड़े घोटाले, जब वो सत्ता से बाहर हो गई तब सामने आई। अब जब ये हम आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता सत्ता से बाहर कर देगी, तब पता चलेगा उन्होंने किस विभाग में क्या घोटाले किए। ये तो इस बात का आंकलन हम उसके बाद ही कर सकते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी वापस आ रहे हैं या सरकार बदल रही है? सर देखिए, फाइट तो है। अब ये देखना है कि दिल्ली की जनता झूठे वादों पर वोट देती है या फिर जो एक पार्टी जो कि असली काम करना चाहती है उसको वोट देती है। देखिए जी, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सांस लेना। आप भी सांस लेते होंगे। अगर एक दिल्ली के अंदर जो एक नॉर्मल आदमी सुबह उठता है, रात को जब सोता है, तो वो 20 सिगरेट पी चुका होता है, नॉन स्मोकर भी, बाकी जो चीज़ें सब बात की हैं। 12 साल उम्र कम हो गई। आप ये सोचिए, एक नवजात बच्चा जब यहाँ पैदा होता है, वो कितना छोटा सब कुछ ऑर्गन सिस्टम है, वो पैदा होते ही इस पोल्यूटेड उसके अंदर सांस ले रहा है। तो हम अपनी जनरेशन को कहाँ ले जा रहे हैं? पहले यही सज्जन शोर मचाते थे, पंजाब से पराली आ रही है, पंजाब से पराली आ रही है। अब पंजाब इनका अपना हो गया, तो पंजाब को इन्होंने नाम लेना भी छोड़ दिया। अब इनका ये है कि हरियाणा से आ रही है, यूपी से आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हम हर विधानसभा जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे गांधीनगर की कुछ जनता है, इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है अनूप बग्गा। बग्गा साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार दिल्ली के अंदर? दिल्ली की जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर? दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है। मोदी जी के इतनी बुरी हालात हैं सर, गिरते हैं लोग, गिरते हैं बरसातों में, पता नहीं लगता खड्डे में पानी होता है, वो सड़क पे जा रहा होता है और वो खड्डे में घुस जाता है आदमी। लग जाती है सड़कों पे भैया 2-2 फुट 2-2 फुट। बहुत बढ़िया बात है। केजरीवाल जी ने कहा था झीलों की नगरी बनाएंगे हम दिल्ली को। उन्होंने तो कहा था घर घर पानी भिजवाएंगे, और वो बारिश में हर घर में पानी घुस गया, बाढ़ आ गई दिल्ली में। इतना बुरा हाल कभी सुना है आपने? और आपने कभी ये सुना है सर, आप तो पढ़े लिखे, आप तो पत्रकार हैं, कोई मुख्यमंत्री आज तक जेल गया है? 47 आज़ाद हुए हम, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री जेल गया? ये पहला मुख्यमंत्री है जो जेल गया, जो फाइलें लेके घूमता था बीजेपी की, कांग्रेस की, कि जी मैं सबको बंद करूंगा, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये है। ये खुद इसके 17 जो हैं एमएलए वो जेल में हैं। तो बीजेपी की चाल है ना? बीजेपी की चाल क्यों है सर? सीबीआई तो उनके हाथ में है ना, वो बंद करा सर ऐसे कौन किसी को बंद करा देगा? हमारे इतने जो है, हमारी जुडिशरी है, हमारे इतने बड़े बड़े वकील हैं, कोई ऐसे कोई किसी को बंद कर सकता है सर? है इस देश में सर जुडिशरी है, यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तभी तो जेल गए हैं। आपने सर आज तक ये भी नहीं सुना होगा कि दिल्ली में एक बोतल शराब के साथ 1 बोतल शराब फ्री मिल गई हो। फ्री तो दिया है उन्होंने सर, ये फ्री दिया है सर, लोगों के घर बर्बाद हो गए। जो लोग गरीब लोग एक घर एक हमारे साथ एक यूथ है, इनसे पूछते हैं कि शराब नीति को लेकर इनके क्या सोच विचार है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा सर प्रियम पांडे, एडवोकेट हूँ मैं बाय प्रोफेशन। अच्छा, एज ए एडवोकेट, एज अ यूथ, क्या आपके सोच विचार है शराब नीति को लेकर? सर गलत चीज़ तो गलत ही है, बूढ़ा हो जवान हो उससे क्या फ़र्क पता चलता है। बेसिकली जो चीज़ गलत है वो किसी बच्चे के लिए भी गलत है, किसी बूढ़े के लिए भी गलत है, किसी जवान के लिए भी गलत है। सर जो अतीशी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं अभी दिल्ली की, एक टीवी इंटरव्यू में वो कहते हुए दिख रही हैं कि अगर हमारी सरकार आती है दिल्ली में तो हम फिर से शराब नीति को लागू करेंगे। किस हद तक आप इसको देखते हैं? सर शराब एक जहर है, अगर अपने फ़ायदे के लिए हम शराब को फ्री भी कर दें तो गलत चीज़ अगर हमें फ्री में मिल रही है, क्या आतिशी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या अपने रिश्तेदारों को शराब पिलाएंगी? अगर वो उन्हें नहीं पिलाएंगी तो फिर हम आदमियों को या फिर जो दिल्ली के वासी हैं उनके लिए शराब क्यों मुफ्त की जा रही है? दिल्ली को तो आप काफ़ी टाइम से देखते आ रहे होंगे। दिल्ली में आपने कितना बदलाव देखा है पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की सरकार में? सर कुछ बदलाव नहीं है, रोडें गंदी, सीवर गंदे, कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। किसी विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ। ये फ्री बीज के चक्कर में जो भी विकास के लिए पैसा चाहिए होता था, विभाग खाली पड़े हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रोडों पर हैं। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मुफ्त बिजली दे दिया हमने, मुफ्त पानी दे दी, साफ़ पानी, वो भी आरओ मिनरल वाटर, लोग ऐसे नलके में हाथ लगाएंगे और पानी पी लेंगे।
उसके बाद जो है तमाम सुविधाएं दे दी, महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दी, बहुत सारी वो तो योजनाएं गिनवाते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि उन योजनाओं को लेकर कि कितने सफल हैं ये? सर सफलता की बात तो ऐसी है कि किसी भी सत्ता में कोई भी डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ तो सत्ता परिवर्तन के बाद पता चलती है। सर कांग्रेस जब थी, कांग्रेस के घोटाले जितने भी थे, बड़े बड़े घोटाले, जब वो सत्ता से बाहर हो गई तब सामने आई। अब जब ये हम आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता सत्ता से बाहर कर देगी, तब पता चलेगा उन्होंने किस विभाग में क्या घोटाले किए। ये तो इस बात का आंकलन हम उसके बाद ही कर सकते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी वापस आ रहे हैं या सरकार बदल रही है? सर देखिए, फाइट तो है। अब ये देखना है कि दिल्ली की जनता झूठे वादों पर वोट देती है या फिर जो एक पार्टी जो कि असली काम करना चाहती है उसको वोट देती है। योगी मॉडल से आप कितने संतुष्ट हैं? सर योगी मॉडल से हम संतुष्ट हैं। देखिए यूपी में हम सभी जानते हैं, दिल्ली जो है वो बॉर्डर शेयर करती है यूपी से। हमने नोएडा गाजियाबाद का हाल देखा था, कानून व्यवस्था देखी थी। योगी जी से पहले भी हमने सपा सरकार भी देखी वहाँ पे, हमने कांग्रेस सरकार भी देखी वहाँ पर। हमने देखा कि जो बड़े बड़े हब हैं, जो जितनी भी सारी MNCs हैं वो गुड़गांव थी। अब गुड़गांव के बाद वो अपना हब नोएडा को भी बना रही हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी MNCs हैं, उनमें इतने बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, कुछ तो सोचकर लॉ एंड ऑर्डर को देखकर ही नोएडा शिफ्ट हो रहे होंगे। तो योगी मॉडल को दिल्ली के अंदर अप्लाई किया जाना चाहिए? सर किया जाना चाहिए विद नेसेसरी चेंजेस। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। कई चीज़ें जो कि यूपी की रिक्वायरमेंट है वो यूपी के लिए होनी चाहिए, कई चीज़ें जो दिल्ली के लिए रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली के लिए होनी चाहिए। अब कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती सर। अच्छा, अभी हाल में फिल्टर कर सकते जी। हैं ना जी। हम जो भी है, यूपी मॉडल अच्छा है, दिल्ली हमारी जो है कैपिटल है, उसको हम वहाँ के मॉडल को दिल्ली पे लागू नहीं कर सकते हो। या दिल्ली में शांत लोग रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है यहाँ, तो उसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर बात करें यूपी की और दिल्ली की, अगर हम कंपेयर करें दोनों में बेहतर कौन, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात कर ले, साफ़ सफाई के मामले में बात कर ले, उसके बाद सड़कों के हालात देख ले, तो और माफियाओं की बात कर ले, तो यूपी बेहतर या दिल्ली बेहतर? सर कंपैरिजन किया, सर यूपी और दिल्ली का कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। कारण क्या है कि यूपी में जो अभी भी कृषि प्रधान जनसंख्या है वो ज़्यादा है, दिल्ली में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। तो यूपी के लिए जो भी सरकार सोल्यूशन बनाएगी वो इस तरीके का सोल्यूशन बनाएगी जो कि कृषि प्रधान हो, किसानों को मदद करे। दिल्ली में जो कानून बनेंगे वो कानून बनेंगे जो कि इंडस्ट्रीज़ को मदद करे। तो दोनों चीज़ें सेम तो कभी हो ही नहीं सकती। तो सर जैसा मैंने पहले बोला था, यूपी के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो यूपी के लोगों को दी जानी चाहिए, जो चीज़ें दिल्ली के लिए ज़रूरी हैं वो दिल्ली के लोगों को दी जानी चाहिए। कद्दावर नेता जिनकी बीवी को टिकट मिला और जो कि कंटेस्ट कर रही है चुनाव, उनकी हमने ऑडियो लीक होते हुए देखा। तो सर माफिया का सवाल है, हमने किसी भाजपा नेता की तो ऐसे कन्वर्सेशन नहीं सुनी है, कांग्रेस नेता की तो नहीं सुनी। आम आदमी पार्टी कचरा साफ करने के लिए आई थी और खुद कचरा बन गई, रोडों पे भी कचरा बन गई और अपने नेताओं को भी कचरा बना दिया। एक अभी विधायक साहब हैं अमनतुल्ला खान साहब का, जानते हैं? जी सर बिल्कुल जानता हूँ। अभी बड़े विवादित चल रहे हैं, अभी पता है आपको? सर वो आम आदमी में आने से पहले भी विवादित थे, आम आदमी में आने के बाद भी विवादित हैं। अब ये तो आंकलन केजरीवाल को और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं को करना है कि किस आदमी को टिकट दिया जाना चाहिए, किस आदमी की छवि कैसी है, कौन सा आदमी लोकसभा के लिए या फिर विधानसभा के लिए विकास कर सकता है। अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो कोई भी पार्टी हो ज़्यादा अच्छे तरीके से टिकट बांट सकती है। पर केजरीवाल जी कहते थे, जैसे कहते थे पहले कि हम जब आएंगे सत्ता में या जब हम विधायकों को टिकट देंगे, जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जब वो शुरुआत कर रहे थे, तो सारे पढ़े लिखों को देंगे, सारे जो हैं यूथ होंगे और जो समाज के लिए सोच रहे होंगे। आज देखा जाता है कि उनके यहाँ क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं? वो करते सर नहीं है ना। ये तो हमको एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, जिसे कहते हैं आत्ममंथन। ये तो केजरीवाल को आत्ममंथन करना चाहिए कि जो मैंने टिकट बांटी, हमने जिन वादों को लेके हम दिल्ली में सत्ता के लिए आए थे, अन्ना आंदोलन पे बैठे थे, क्या वो पैरामीटर्स हम आज भी फॉलो कर रहे हैं या फिर सत्ता के नशे में आके हम सब वो चीज़ें भूल गए और जिस चीज़ों के लिए हम लोगों को गलत बोलते थे वही काम हमने करने चालू कर दिए। लोकपाल बिल के लिए वो आए जी। वो तो भैया वो तो झूठा व्यक्ति है। उसने क्या किया, जब वो अन्ना हजारे के साथ बैठे थे अनशन पे, तब वो कहते थे मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा। फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई, फिर पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो फिर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। वो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वो नीली सी गाड़ी में घूमते थे वैगनार में। वो भी मैं मकान नहीं लूंगा, वो शीश महल बना डाला। अरे भाई साहब वो तो हर बात में झूठ बोलते हैं। उसमें उनके वो तो झूठों की एक
खुद भी झूठे हैं और साथ में भी सारे झूठे लेके चल रहे हैं। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक ना हिंदी में कहावत होती है, डायन भी सात घर छोड़ के डसती है। ठीक है, केजरीवाल जी ने अपने पिता तुल्य गुरुजी अन्ना हजारे साहब, उनको नहीं छोड़ा, अपने साथी यादव जी, उन्हें नहीं छोड़ा, आशुतोष जी इतने बड़े पत्रकार थे, आशुतोष जी इतने बड़े पत्रकार थे, उनकी दुकान बंद करवा दी। कुमार विश्वास जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्हें नहीं छोड़ा। तो जो आदमी अपने साथ वाले लोगों को नहीं छोड़ रहा, वो दिल्ली के लोग और दिल्ली की विधानसभा के जो वोटर्स हैं, वो उनके ठगी से कैसे दूर रह सकते हैं? अच्छा, फ्रीबीज को आप कैसे देखते हैं कि फ्रीबीज देना चाहिए या कोई भी पार्टी हो? सर देखिए, कोई भी चीज़ जो कि ज़रूरी है वो होनी चाहिए। फ्रीबीज ठीक है, हम लोगों का पैसा हम तक पहुंच रहा है, पर अगर वो चीज़ हमारे घर को, सर मैं तो दिल्ली को मेरा घर मानता हूँ, अगर कोई भी चीज़ जो कि मुझे अच्छी लग रही है पर मेरे घर को खोखला कर रही है, तो मुझे वो चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो वैसे ही जो फ्रीबीज हैं, किसी भी विभाग को अगर खोखला कर रहे हैं, कोई विभाग कोलैप्स हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी रोड पे हैं, तो ऐसे फ्रीबीज को बंद कर देना चाहिए। एजुकेशन देनी चाहिए, मेडिकल देना चाहिए, मैंडेटरी मैंडेटरी है। जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं उनको देना चाहिए थोड़ा, लेकिन इस तरीके से कि शराब फ्री दे दी, बिजली फ्री दे दी, पानी अबे फ्री दे दी भाई, पानी गंदा आ रहा है तो वो फ्री कहाँ से, लोग खरीद के पी रहे हैं भाई साहब। आप फ्री आरओ का उनको पानी इतना डेवलप करो, जो पब्लिकली है उनको इतना डेवलप करो, उनको एजुकेशन से, मेडिकल से इतना इम्प्रूव करो कि उन्हें फ्री लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम जो फ्री दे रहे हैं वो उनको नपुंसक और बेकार बना रहे हैं, ताकि हमें जो चीज़ फ्री खाने की आदत हो जाएगी तो हम काम करने से लाचार हो जाएंगे। जब एक आदमी को फ्री में रोटी मिलेगी, फ्री में काम नहीं करने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे, तो नेचुरली वो बैठ के नपुंसक होगा। तो हमें नपुंसक नहीं, हमें तो वर्ल्ड लेवल पर फाइट करनी है, तो हमें कुछ इम्प्रूव करके बनना है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, फ्रीबीज आपने सुना कि हाँ फ्री की चीज़ें दे दो आप, या डेवलपमेंट दे दो, रोजगार दे दो, दोनों में क्या देना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सांस लेना। आप भी सांस लेते होंगे। अगर एक दिल्ली के अंदर जो एक नॉर्मल आदमी सुबह उठता है, रात को जब सोता है, तो वो 20 सिगरेट पी चुका होता है, नॉन स्मोकर भी। अगर आपको प्योर एयर ही नहीं मिल रही, बाकी जो चीज़ें सब बात की हैं। 12 साल उम्र कम हो गई। आप ये सोचिए, एक नवजात बच्चा जब यहाँ पैदा होता है, वो कितना छोटा सब कुछ ऑर्गन सिस्टम है, वो पैदा होते ही इस पोल्यूटेड उसके अंदर सांस ले रहा है। तो हम अपनी जनरेशन को कहाँ ले जा रहे हैं? पहले यही सज्जन शोर मचाते थे, पंजाब से पराली आ रही है, पंजाब से पराली आ रही है। अब पंजाब इनका अपना हो गया, तो पंजाब को इन्होंने नाम लेना भी छोड़ दिया। अब इनका ये है कि हरियाणा से आ रही है, यूपी से आ रही है। यमुना के लिए बोलते हैं, यमुना हरियाणा से गंदी हो रही है, यूपी से गंदी मैं चलता हूँ आपके साथ, जहाँ से जमुना एंटर करती है अब साफ़ पानी है। उसके बाद जो 126 नाले पड़ते हैं, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे झाग सिकट, मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर भी एक सवाल है, पत्रकार के नाते ही सही, जब साबरमती रिवर फ्रंट बना सकते हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर, योगी जी गंगा साफ कर सकते हैं, गोमती नदी भी थी, अखिलेश यादव के द्वारा भी बढ़िया काम किया गया था, अखिलेश यादव ने गोमती नदी साफ कराई थी, तो यमुना तो 28 किलोमीटर है दिल्ली के अंदर, वो साफ क्यों नहीं हो पाता है? क्या कारण लगता है? क्योंकि 7,000 करोड़ भी दिए गए थे, केजरीवाल जी को पता नहीं है 7,000 करोड़ गए कहाँ। ये सवाल तो दिल्ली की जनता को, और जो कि खास तौर से ईस्ट दिल्ली जो है, जो कि यमुना पार बोला जाता है, इस विधानसभा के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी से और जो भी उनका प्रत्याशी है उससे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, या फिर यमुना नदी को साफ करने में ऐसी क्या बाधाएं आ रही हैं जो कि आज तक नहीं हो पाई। सर एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबको पता है कि देश में कोरोना महामारी के चक्कर में लॉकडाउन लगा था। सर मेरे घर से यमुना नदी दिखती है। जब वो लॉकडाउन लगा था तो जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद थी, तो जब इंडस्ट्रीज बंद थी तो यमुना नदी का पानी साफ हो गया था। अगर देश में लॉकडाउन लगा हुआ और यमुना नदी का पानी साफ हो गया, तो फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ऐसे मानक बनाने चाहिए कि जो उनसे वेस्ट निकल रहा है उसको प्यूरिफाई करके फिर जाके पानी जो है यमुना नदी में मिले। तो ये सवाल इस विधानसभा की जनता को केजरीवाल जी से पूछना चाहिए। दारू तो आपने फ्री कर दी, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी आप उसको तो गाल बजा बजा के पूरे चुनाव प्रचार में गा रहे हैं। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के आपने विज्ञापन छाप दिए। यमुना नदी में जो वेस्ट इंडस्ट्रीज से जा रहा है उसके लिए केजरीवाल साहब और केजरीवाल की सरकार या फिर जो जल मंत्री हैं
वो क्या कर रहे हैं? अभी हमारी जो प्रेजेंट जल मंत्री हैं अतिशी जी, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे दिल्ली की, नहीं अभी तो हैं, और मुख्यमंत्री हैं, बहुत कद्दावर नेता भी हैं, और केजरीवाल जी के बहुत नज़दीक भी हैं। तो क्या उन्होंने ये समस्या केजरीवाल जी से डिस्कस नहीं की? करनी चाहिए थी। अब कुछ नहीं है, केजरीवाल जी अपनी गलतियों को जो पिछले 10 साल में कर चुके हैं उनका ठीकरा दिल्ली की जनता पर फोड़ना चाहते हैं, उसके लिए वो अलग अलग झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, अपना वोट सोच समझ कर दें और देख कर दें। जो आदमी आपके वादों को आपकी विधानसभा के लिए अच्छा कर सकता हो उसको वोट दें। चलिए क्या कहें? अब की बारी जो ये मोदी सरकार ने पिछले इतने सालों में 15 सालों में जो इतना विकास वर्ल्ड लेवल पे किया है, तो हम अगर उनकी पावर को मजबूत करके एक बारी बीजेपी को ही उनके डबल इंजन की सरकार बना दें तो शायद बहुत कुछ इम्प्रूव होने की उम्मीद है। डबल इंजन की सरकार बना दे तो बहुत कुछ इम्प्रूव होने की आशंका है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और परिणाम आने वाले भी हैं कुछ दिनों में। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता क्या सोच विचार रख रही है और गांधीनगर की जनता क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर। बाकी आप क्या सोच रहे हैं आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भोकाल एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।